मित्रों नमस्कार। एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट हमने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। आज पार्ट नंबर 3 करेंगे। इस पार्ट नंबर 3 में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है तो वो हम पढ़ेंगे, और हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है हम इस संपूर्ण इतिहास को क्या कर देंगे, निचोड़ डालेंगे। ये भी ध्यान रखना है, जो भी वीडियो, जो भी छात्र, जिन छात्रों ने जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है वह वीडियो, वह छात्र जरूर पार्ट नंबर 1 और 2 को देख ले। उसमें हमने ये चेक कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, निर्माता कौन थे, इनका विस्तार क्या था, खोजकर्ता कौन थे, इनका नामकरण कैसे हुआ। उसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वह पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ लिया। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इस 3 में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता का हम क्या पढ़ेंगे मित्रों, नगर नियोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का मतलब सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। इसमें पिछले जो पार्ट नंबर 2 पढ़ा था हमने, इसमें पढ़ा था नगर नियोजन। कौन सा पढ़ा था, नगर नियोजन पढ़ लिया था। जिस मित्रों ने यह वीडियो नगर नियोजन का या वास्तुकला का वीडियो नहीं देखा है तो वह मित्र जरूर इस वीडियो को देख ले, नगर नियोजन वाले, ताकि ये वीडियो आपको छूट ना जाए। तो ये मित्रों ध्यान में रखना है ना। तो देखिए जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन किस प्रकार था मानव का, या उस सभ्यता में, इस काल में जो मानव थे अपना खान पान, रहन सहन, वस्त्र, आभूषण किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाते थे वह सारी चीजें देखेंगे। इसमें देखो सामाजिक जो संगठन हो गया, संगठन वो पढ़ेंगे। भोजन हो गया, किस प्रकार के भोजन करते थे। इसके अलावा वस्त्र हो गए, इसके अलावा आभूषण हो गए, इसके अलावा इसका व्यापार वाणिज्य प्रौद्योगिकी बोलते हैं। प्रौद्योगिकी किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें हम सामाजिक जीवन में, हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वह किस प्रकार था वह हम जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों हम आज की क्लास की ओर आपको लेकर चलते हैं। देखो सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में देखो सामाजिक संगठन हो गया, इनके भोजन की व्यवस्था थी, किस प्रकार के मांसाहारी शाकाहारी थे या किस किस प्रकार के भोजन करते थे, भोजन में क्या खाद्यान्न था उनका, किस प्रकार के मांस खाते थे। इसके अलावा वस्त्र या आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के अंदर जो लिपस्टिक, फेरा लवली, इस प्रकार के ये यूज में करते या नहीं करते थे, या मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, या प्रौद्योगिकी व्यापार में किस प्रकार का व्यापार करते थे, या मृतक कर्म जो मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी या उनको 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद में मृतक का दाह संस्कार किस प्रकार किया जाता था वो भी पढ़ेंगे। और सामाजिक जीवन में इनका चिकित्सा का जो विज्ञान है, चिकित्सा किस प्रकार की होती थी, लोग यदि बीमार भी हो जाते थे तो इनका इलाज किस प्रकार होता था, ये भी हम सामाजिक जीवन में इसको जरूर देखेंगे। तो चलिए मित्रों सबसे पहले इसका देखते हैं सामाजिक संगठन। क्या देखते हैं मित्रों, सामाजिक संगठन देखते हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक इनका संगठन था वह कितने भागों में विभाजित था मित्रों, 4 भागों में विभाजित था। तो ध्यान में रखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जो जीवन है वह सामाजिक जीवन कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में। ये 4 भाग किसने बताए हैं, गार्डन चाइल्ड ने बताई है। यह एक इतिहासकार है, इन इतिहासकार ने यह बताया हाँ कि जो सामाजिक जीवन था वो 4 भागों में विभाजित था। नंबर 1 था शिक्षित वर्ग था,
कौन सा था? अब देखो शिक्षित वर्ग में पुरोहित आते थे, या चिकित्सा आते थे, या जादूगर या ज्योतिषी आते थे, जो ज्योतिषी का जादू टोने का काम करते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे स्थलों से ऐसे ऐसे अवशेष भी मिले हैं, ताबीज भी मिले हैं, जिसे हमें पता चलता है कि ये ज्योतिषी का भी काम जानते थे, जादू टोना का भी। और जादूगर ऐसे ऐसे जादूगर या हड़प्पा स्थल से ऐसे ऐसे में तारों पे चलने वाले खिलौने मिले हैं, जिसे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जादूगर भी अच्छे अच्छे जादूगर भी जादू करना भी जानते थे, ये भी ध्यान रखिए। और चिकित्सा के क्षेत्र में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुरोहित आवास हमने पढ़ ही लिया, जो ध्रुव क्षेत्र था उस ध्रुव क्षेत्र में ही क्या होता था, पुरोहितों का आवास होता था। ये भी हम सामाजिक संगठन में या सामाजिक जो जीवन होता है, इस सामाजिक जीवन में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र कौन सा? योद्धा और सैनिक। मतलब ये क्या है? योद्धा और सैनिक, लड़ाई दंगा भी होता था, इसका मतलब है सैनिक भी होते थे, मतलब राजा होता था या प्रजा होती थी या राजनीतिक लोग होते थे, चाहे किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे राजतांत्रिक हो, इनमें सैनिक व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुष्टि दुर्गों से, मतलब जो दुर्ग थे वह दुर्ग चारों ओर से दीवार से घिरे हुए थे, और कुछ जो निचले भाग भी थे वह भी किसे घिरे हुए थे, मतलब दुर्गों से घिरे हुए थे, या चारों ओर प्राचीर से घिरे हुए थे। जिसे पता हम लगा सकते हैं, जिसे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की जो रक्षा उपस्थिति है, या सॉरी जो रक्षा थी, वह भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनकी पुष्टि हमें किन से मिलती है? दुर्गों से मिलती है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखो व्यापारी, व्यापारी में जो बुनकर थे, हाथ से बुनने वाले, ऐसे ऐसे हमें वस्त्र भी मिले हैं, ऐसे ऐसे वस्त्रों के अंकन हड़प्पा से तो ऐसे ऐसे वस्त्र मिले हैं जो बुनकरों का संकेत करते हैं। कुम्हार, घड़ा बनाने वाले, आपको गिरिवणी मर्द भांड मिलेंगे, मर्द भांडों के बारे में देखो, कुम्हार भी मिलते थे। और स्वर्णकार का मतलब सोने का काम करने वाले, ऐसे भी सुनार चांदी का काम करने वाले, और लोहे का काम करने वाले तो मिले ही नहीं है, क्योंकि लोहे का प्रमाण भी नहीं मिला इस सभ्यता में। इसके अलावा श्रमिक और कृषक, क्योंकि टोकरी बनाने वाले और मछली मारने वालों का अवशेष, इसका मतलब है मछली मारने वाले का मतलब ये भी कह सकते हैं ये लोग मांसाहारी भी थे, मांस भी खाते थे खान पान में। ये इनका देखो सामाजिक जीवन में था। सामाजिक संगठन में देखो कितने भाग में विभाजित किया, समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला एक शिक्षित वर्ग होता था, शिक्षित वर्ग में एक पुरोहित होता था, चिकित्सा अलग होता था, जादूगर भी होते थे और ज्योतिषी भी होते थे। इसके अलावा योद्धा क्षेत्र, इसका सैनिक पुष्टि दुर्गों से की जाती है, दुर्ग चारों ओर प्राचीर से घिरे हुए थे। इसके अलावा व्यापारी, व्यापारी में बुनकर आ गए, कुम्हार आ गए, लोहार आ गए या सुतार आ गए। इसके अलावा श्रमिक और कृषक में टोकरी बनाने वाले या मछली मारने वाले श्रमिक, ऐसे इस तरह से, या कृषक या खेती करने वाले किसानों का भी उल्लेख मिलता है। कालीबंगा से खेत के भी साक्ष्य, जुताई के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिसे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किसान भी थे, खेती भी करते थे। देखो आगे भी हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये हो गया सामाजिक संगठन। क्या हो गया मित्रों? सामाजिक संगठन। अब देखो इनका भोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों? भोजन। हड़प्पा सभ्यता में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार थी? हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, किस तरह से अपनी आजीविका कमाते थे, खाने पीने में मतलब अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब देखो गेहूं खाते थे, चावल है, जौ, तेल, मटर, सब्जियां, अनेक प्रकार की सब्जियां भी खाते थे। साथ में क्या खाते थे? मांसाहारी, मतलब कृषक या श्रमिक भी ऐसे थे जो मछली पकड़ने वाले थे। इसे हम कह सकते हैं कि ये मांसाहारी भी थे। क्या थे भाई? मांसाहारी। ये देखिए मछली लगी हुई है ना, इस तरह से भवन मिले हैं। भवनों के अंदर ऐसे ऐसे अवशेष भी मिले हैं जहां पे मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं, या कुछ ऐसी मुद्राएं मिली है, उन मुद्राओं पे क्या मिले है? मछलियों का चित्र अंकित है, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग इस प्रकार के खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के, देखो कछुआ पालते थे, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर और मछली का भी मांस खाते थे, इस प्रकार के। देखो इस काल में चित्रों में जो पशु पक्षियों के या पेड़ पौधों के चित्र है, इसमें खजूर का, अनार का, तरबूज, नींबू, नारियल आदि फल थे। फलों के चित्रों में आ जाए, यदि फलों के बारे में पूछ लिया जाए तो खजूर का भी था, अनार का, तरबूज का, नींबू का, नारियल का आदि फलों का चित्रण भी
मुद्राओं के ऊपर किया गया है। जिन मुद्राओं में हमें प्रमाण मिले हैं खुदाई के समय, उन मुद्राओं पे, बहुत सारी मुद्राओं पे ऐसे ऐसे चित्र अंकित है। इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता था। नोट लगा लीजिए कि हड़प्पावासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कितने प्रकार के? मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। इनसे हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग सब प्रकार के भोजन करते थे, चाहे वह शाकाहारी से संबंधित हो चाहे वह मांसाहारी से संबंधित हो। ये ध्यान रखिए। देखिए अगला, अब इसके वस्त्र और आभूषणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे ये लोग। अब देखो, हमने भोजन के बारे में चर्चा कर ली, इनका जो सामाजिक संगठन है इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो वस्त्र है या सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग पहनते थे, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। देखो, यह भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। इसका मतलब सर्दी और गर्मी भी होती थी। अलग अलग गर्मियों में गर्मी के वस्त्र और सर्दियों में सर्दी के वस्त्र भी ये पहनते थे। अब देखो, महिला पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। पुरुष अलग वस्त्र पहनते थे और महिलाएं अलग वस्त्र पहनती थी। आजकल की तरह आजकल महिलाएं अलग पहनती है, पुरुष अलग पहनते हैं। उसी तरह से भी महिलाएं भी अलग वस्त्र पहनती थी और पुरुष भी क्या करते थे, अलग अलग वस्त्र पहनते थे। ये देखिए इन चित्रों में महिलाएं साड़ी पहनती थी और पुरुष का धोती पहनते थे। इसके अलावा जो पुरुष होते थे वह पगड़ी भी पहनते थे। ये भी ध्यान रखिए। अब देखो, महिलाएं क्या करती थी, देखो पुरुषों में धोती थी, पगड़ी थी और कुर्ता था, और महिलाओं में घाघरा भी पहनती थी और साड़ी भी पहनती थी। ऐसे अवशेष हमें मिला है कि मोहरों पर जो चित्र अंकित थे, इन मृण मूर्तियों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी मुद्राएं मिली है, बहुत सारे ऐसे चित्र अंकित मिले मुद्राओं पर या मृण मूर्तियों में, या कुछ पाषाण की मूर्तियां मिले या कच्ची मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां मिली है प्रतिमाओं से। हम उन मृण मूर्तियों से यह हम पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन वस्त्रों से जानकारी थी या नहीं थी, या कौन कौन से वस्त्र वो पहनते थे या नहीं थे। इनसे संबंधित हमें जानकारी कहां से मिलती है, मुद्राओं से मिलती है। अब देखिए, नोट लगा लीजिए, यह चन्हुदुड़ो से प्राप्त है मूर्ति में क्या मिली है भाई, एक पगड़ी भी मिली है। इसका हम ये पता लगा सकते हैं कि चन्हुदुड़ो एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था और एक व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक स्थल था। यहाँ से वस्तुओं का निर्माण होता था। क्या होता था? वस्तुओं का निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन, मन के बनाने के कारखाने चन्हुदुड़ो से प्राप्त हुई है। तो यह चन्हुदुड़ो कहां पे पड़ता है मित्रों? पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये ध्यान रखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये चन्हुदुड़ो पड़ता है। यहां से महिलाओं से संबंधित जानकारी या मन के संबंधित या संघ से संबंधित कुछ ऐसी मुद्राएं मिली है, पशु पक्षियों से संबंधित। यहाँ व्यापारिक दृष्टि से यदि समृद्ध देखे, व्यापारिक दृष्टि से तो बहुत ही समृद्ध शहर था ये चन्हुदुड़ो। ये ध्यान रखिए। देखो, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन में ये हम देखे कि स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। इसकी पहचान हमें कहां से मिलती है? दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग, लिपस्टिक है, होठवाली करने वाली लाल लाल, है ना, आजकल महिलाएं करती है ना, इस तरह की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। यहाँ भी कंघी भी मिली है। कंघी मतलब बाल को बहाने के लिए। ये सारी की सारी कहां से मिली है सौंदर्य प्रसाधन? ज्यादातर चन्हुदुड़ो से मिली है। अब देखो, इसके अलावा चूड़ियां हैं, बाजूबंद हो गए, हाथ में जो बाजूबंद पहने जाते हैं। इसके अलावा हार, गले में हार पहना जाता है। इसके अलावा धनी लोगों के हाथों में सोने जैसी कीमती धातुएं के आभूषण भी पहने जाते थे। आजकल भी धनी लोग है ना, देखो अंगुलियों में रिंग रखते हैं, इस तरह से ना तरह तरह के आभूषण रखते हैं धनी धनी लोग, है ना। इसके अलावा आभूषणों में जबकि सामान्य जो लोग है तांबा, कांसा और हड्डियों से बने, जैसे हड्डियों के मतलब ये समझ में आ गया ना आपको, मतलब है हाथी के दांत की
मतलब ये हाथी के दांत के भी क्या आभूषण रखते थे, आजकल रखते हैं ना हाथी के दांत के आभूषण, बहुत सारी महिलाएं ऐसे रखती है, ये यहाँ से लगा के बाजूबंद से लगा के यहाँ लंबे लंबे हाथों में ये क्या रखती है, व्हाइट व्हाइट जो चूड़ियां सी होती है ना बाजूबंद, उसे हम कहते हैं कि जो हाथी दांत के भी आभूषण है ये रखते थे। इस प्रकार का इनका रहन सहन था। इस प्रकार वस्त्र पहनते थे, वस्त्रों में तरह तरह के वस्त्र थे, गर्मी के अलग होते थे और सर्दी के वस्त्र अलग होते थे पहनने के लिए। इनके अलावा पुरुषों में धोती थी, पगड़ी थी, इसके अलावा महिलाओं में साड़ी और घाघरा भी पहनती थी। और चंद्रों में एक ऐसी प्रतिमा मुद्राओं पे मिली है एक पुरुष की जहां पे पगड़ी भी पहनी हुई है मूर्ति में। और आभूषणों में सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, इसके अलावा तांबा, इसके अलावा कांसा, मतलब ये कांस्य युगीन सभ्यता तो थी, कांसा था ही था। इसके अलावा सभी धातुओं के लगभग लोहे को छोड़ के ये सब धातु से परिचित थे, लोहे से छोड़ के। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का जो प्रथम प्रमाण हमें मिलता है वह यूपी के मां अंतरजी खेड़ा के अंदर 1000 बीसी में मिलता है। कब मिलता है मित्रों? 1000 बीसी में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपने पिछले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो उनका भी ले लीजिए, हम आपको टाइम दे देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार कि भोजन में क्या क्या खाते थे। जैसे जो हो गया तेल मटर हो गया, इसके अलावा बाजरा भी, बाजरे के दाने कहां से मिले हैं? आपको पता है कि बाजरा बाजरे के जो अवशेष होते हैं वो मिले हैं लोथल से। कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ये भी मित्रों ध्यान रखिए, मतलब बाजरा, गेहूं, चावल, जो मटर, सब्जियां, मांसाहारी, शाकाहारी, घड़ियाल, बकरी, सुअर, मछली आदि, भेड़ है ना, बकरी का भी मांस खाते थे। चित्रों में, मतलब चित्रों में कुछ चित्र ऐसे अंकित है जिसे ये पता लगता है कि वह फल फ्रूट भी खाते थे। और फल फ्रूट में नारियल थे, खजूर थे, अनार थे, नारियल है ना, आदि फलों का भी क्या करते थे? उपयोग करते थे। हाँ, और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति थे। इसके स्क्रीनशॉट ले ली ना। अब देखो, इसके अलावा इसमें हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक जीवन है, वो 4 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था भाई? 4 भागों में विभाजित था। पहला शिक्षित वर्ग था। पहला कौन सा वर्ग था भाई? शिक्षित वर्ग था। 2 हो गया, 2 योद्धा और सैनिक हो गया, तीसरा व्यापारी हो गया, और चौथा कौन सा हो गया? श्रमिक और कृषक। इसका भी स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए। ये है सामाजिक जीवन में। अब देखो सामाजिक जीवन में हम आगे पढ़ेंगे, वस्त्र तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा देखो ये आभूषण का चित्र है, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह की धातुओं के आभूषण, सोने के, चांदी के, इसके अलावा तांबा हो गया, कांसा हो गया, टिन हो गया, इसके अलावा कुछ पत्थरों के, कुछ धातुओं के आभूषण भी बहुत सारे के, और मन के, गलों में हार हो गया, बाजूबंद हो गया, बोर हो गया, इस तरह के सारे आभूषण भी पहनते थे। महिलाओं के आभूषण अलग होते थे और पुरुषों के भी आभूषण क्या होते थे? अलग अलग। पुरुषों के द्वारा अलग अलग तरह तरह के आभूषण। जो धनी व्यक्ति थे वह अपने हिसाब से आभूषणों को पहनते थे। जो निम्न वर्ग के लोग थे तो वह तांबा था, कांसा हो गया, टिन हो गया, इन धातुओं के आभूषण पहनते थे। अब देखो इसके अलावा मनोरंजन के साधन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें मनोरंजन के साधन क्या थे, किस प्रकार के खेल खेलते थे, वह भी देखिए। देखो मनोरंजन में मछली पकड़ना, क्या करना? मछली पकड़ना। इसके अलावा शिकार करना आज भी चलता है। इसके अलावा फिर ये 2 मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा जानवरों की दौड़ करवाना आज भी है, जैसे हाथियों की दौड़ हो गई, घोड़ों की दौड़ हो गई, और इसके अलावा बैलों की दौड़ हो गई। इस प्रकार के दौड़ में जानवरों की दौड़ करवाते थे। और झुनझुने हो गए, बजाने वाले। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब किलकारी मारते हैं या रोते हैं तो उनको मतलब चुप रखने के लिए झुनझुने बजाने वाले, तारों पे चढ़ने वाले खिलौने मिले हैं। इसके अलावा
शतरंज के खेल के शौक से मिली है। ये कहां से मिली है मित्रों? शतरंज के खेल के लोथल से मिली है। कहां से मिली है? लोथल से। अब देखो एक ऐसा पत्थर मिला है लोथल से जिसके ऊपर क्या है, ये देखो एक खेल है पासे का, इस तरह से शतरंज का खेल है? इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि ये जो व्यक्ति थे यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के, ये कौन सा खेल खेलते थे? शतरंज का खेल भी जानते थे। इसके अलावा पत्थर से बनी, सीप से बनी गोलियां भी, इसे गोलियों के द्वारा भी खेलते थे। अब देखो खुदाई में पशुओं की मूर्तियां, बैल की गाड़ियां, दो पहिए वाहन और तांबे के रथ भी मिले। क्या मिले है? मनोरंजन में। इसका मतलब है ये मनोरंजन में यदि इधर उधर कहीं घूमने जाते थे या व्यापार करने जाते थे या कहीं मनोरंजन करने जाते थे तो साथ में देखो तांबे के रथ भी मिला है। तांबा का रथ कहां से मिला है ये भी ध्यान में रखिए। जो दक्षिणी स्थल है ना दयमाबाद, कौन सा स्थल है? दयमाबाद। दयमाबाद से क्या मिला है मित्रों? एक तांबे का रथ मिला है। क्या मिला है मित्रों? तांबे का रथ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी एक विशेषता है। और इसके ऊपर एक पुरुष भी है, नगण्य पुरुष है ना। इसके अलावा घड़ियाल भी मिले हैं, दो पहिए वाहन भी मिले हैं। जो रथ था वह दो पहिए का था। इसके अलावा बैल से जुते हुए कुछ ऐसे दो पहिए वाहन भी हमें मिले हैं। देखो इसके अलावा नृत्यांगना की मूर्तियां भी मिली है। नृत्यांगना की मूर्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों एक मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो जो शहर है, इस शहर से एक नृत्य करती हुई महिला की प्रतिमा मिली है। महिला की प्रतिमा मिली है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह नाचना गाना और संगीत में भी क्या थे, ये लोग समृद्ध थे या रुचि रखते थे। एक पुरुष की नर्तक की मूर्ति, देखो ये तो नर्तकी की मूर्ति है, एक नर्तक की मूर्ति भी मिली है। नर्तक की मूर्ति, एक नर्तक हो गया, एक नर्तकी की मूर्ति वह मिली है मोहनजोदड़ो से। एक नर्तक की जो मूर्ति मिली है वो मिली है हड़प्पा से मिली है। कहां से मिली है? हड़प्पा से। देखो यह तो नर्तकी की जो मूर्ति है वह कांसे की थी। कौन सी धातु की थी भाई? कांसे की। और जो हड़प्पा से जो प्राप्त हमें मिली है वह पाषाण थी। इसका मतलब है ये पत्थर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी मित्रों? पत्थर की बनी हुई थी। हम आपको आगे इसके चित्र भी दिखाएंगे कि किस प्रकार एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कंस की नर्तकी का मूर्ति और हड़प्पा से पाषाण की मूर्ति जो नाचते हुए, इसका मतलब मनोरंजन में और संगीत में किस प्रकार में रुचि रखते थे ये हमें इस मोहरों के द्वारा पता चलता है। इन मोहरों पर, इन मुद्राओं के ऊपर जो चित्र अंकित है, इसमें मुद्राओं पे, इन मुद्राओं के जो चित्र अंकित है उन चित्रों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं वास्तव में मनोरंजन के साधन क्या थे, संगीत के साधन क्या थे, खाने पाने के साधन क्या थे या खान पान के साधन क्या थे। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है वो किस प्रकार था इसका। तो मित्रों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देखिए तो प्रौद्योगिकी, जब प्रौद्योगिकी बात आती है, जब एक व्यापार की बात आती है, व्यापार में किस प्रकार का व्यापार, देखो धातु क्रम निर्माण करते थे। आपको पता है कुम्हार भी थे। कुम्हार का मतलब क्या बनाते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसके? मिट्टी के बर्तन। सुनार थे। सुनारों का क्या काम है आज की समय में? आज के समय में सुनारों का काम है सोने का काम, सोने को गढ़ना या सोने की वस्तुएं बनाना। इसके अलावा कुम्हार भी थे, सुनार भी थे और कर्षक वर्ग था। इसके अलावा श्रमिक वर्ग था। ये इतने प्रकार के वर्ग भी होते थे, सब प्रकार के ना। सुनार और मछली पकड़ने वाले भी मिले हैं।
देखो, अयस्कों से धातु अलग है और मिश्रित धातु का भी निर्माण करते थे। देखो, मिश्रित धातु का कौन सी युगीन सभ्यता थी ना, इसका मतलब है तांबा प्लस है टिन मिलाकर ये किसका काम करते थे भाई, कांसे का। किसका, कांसे का निर्माण करते थे। इसका मतलब यह है ये मिश्रित धातुओं का भी निर्माण करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है। किस सभ्यता में, कांस्य युगीन सभ्यता में। अब देखो, तांबे में चांदी व टिन मिलाकर क्या मिलाया जाता था, क्या, कांसे का निर्माण। और तांबे की आपूर्ति राजस्थान जो प्रांत है, राजस्थान है वर्तमान में, राजस्थान के खेतड़ी में, झुंझुनू में जो खेतड़ी पड़ता है, खेतड़ी, विश्व प्रसिद्ध खेतड़ी की जो खाने हैं तांबे के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू में पड़ता है। और बिहार से, बिहार प्रांत से हाजरीबाग से क्या है, तांबे की पूर्ति होती थी। किसकी पूर्ति, तांबे की पूर्ति होती थी। और तांबा एक ऐसी धातु है जो सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली जो धातु थी वह कौन सी थी मित्रों, तांबा ही थी। और तांबे में चांदी और टिन मिला के कांसा बनाया जाता था। और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता से पहले मानव तांबे से परिचित थे। अब देखो, हाजरीबाग से तांबा आता था बिहार से, और राजस्थान का जो खेतड़ी है वो झुंझुनू में पड़ता है, यहाँ से भी तांबे का उपयोग किया जाता था, मतलब निर्यात होता था। और चमकदार पत्थर के बाट बने हुए थे। बाट का मतलब नाप तोल पद्धति भी ये जानते थे, ये व्यापार करते थे। तो वस्तु का जो विनिमय होता था, उस विनिमय में वस्तुओं को तोड़ने के लिए मतलब क्या रखते थे, बाट भी रखते थे। क्या रखते थे, बाट भी रखते थे। इसका भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो, पालतू पशु, कुत्ता है ना, कुत्ते का भी अवशेष मिला है। इसके अलावा ये रथ दाइमाबाद से मिला है। किसका रथ है ये, तांबे का रथ है। ये ध्यान रखिए, ये कहां से मिला है, दाइमाबाद से। दाइमाबाद कहां पे पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा ये एक क्या मिला, बेंसा मिला है कांसे का। इसके अलावा ये एक क्या मिला है, कुत्ता मिला है, ये लोथल से मिला है। और एक बड़ी विशेषता है कि रोपड़ से समाधान में, मतलब एक जो व्यक्ति था उस व्यक्ति के साथ में कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले, मतलब मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो कुत्ता इतना प्रिय, इतना पालतू पशु था, इसलिए भी ये साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ये मिट्टी से बने कुछ है क्या मिले हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। जैसे देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, बेल की आकृति, ये बैलगाड़ी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं मित्रों, बैलगाड़ी। ये भी ध्यान रखिए। बैलगाड़ी कहां से मिली है, बनवाली से मिली है। ये हरियाणा में पड़ती है। इसका भी हम आगे जैसे जैसे इनके जो अलग अलग स्थल पढ़ेंगे, इन स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस स्थल की क्या क्या विशेषता है, सभी विशेषताओं के बारे में हम आगे और भी वीडियो लेके आएंगे। कि देखो, प्रौद्योगिकी में क्या करते थे, धातु क्रम निर्माण, धातु अलग अयस्कों से धातु मतलब अलग करके मिश्रित धातु का निर्माण करते थे। ये सारी चीजें, मतलब इस तरह से इसका सामाजिक जीवन था, सामाजिक संगठन था। अब देखो आगे, हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म, मतलब अंत्येष्टि क्रिया, मरने के बाद में किस तरह से उसकी अंत्येष्टि की जाती थी, या दाह संस्कार किया जाता था, या उनका मतलब पूर्ण आंशिक दाह संस्कार, या हड़प्पा काल में किस समाधि दे दी जाती थी, या समाधान किस प्रकार की थी। क्या पूछा है, समाधान की प्रवृत्ति किस प्रकार की थी हड़प्पा काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो, हड़प्पा कालीन नगरों में मोहनजोदड़ो, बनावली, बनावली कहां पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो कहां पे पड़ता है मित्रों, पाकिस्तान में पड़ता है। और हड़प्पा कहां पे पड़ता है मित्रों,
पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा कालीबंगा कहां पे पड़ता है मित्रों? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पे पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। इससे यह हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो मरने के बाद में मृतक को किस प्रकार दफनाते थे उसका समाधान करते थे। सर जॉन मोर्सल के अनुसार 3 भागों में इन समाधान को 3 भागों में विभाजित किया है। किसके द्वारा? सन जॉन मोर्सल। सन जॉन मोर्सल क्या थे? महानिदेशक थे। क्या थे भाई? महानिदेशक थे। अब देखो, एक तो पूर्ण सावधान। पूर्ण सावधान का मतलब है समाधि। क्या लगा दी जाती थी भाई? इनकी समाधि लगा दी जाती थी। जैसे ही व्यक्ति खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में गड्ढा खोद के जमीन में और उसको क्या कर दिया जाता था? पूर्ण रूप से उस गड्ढे में रख के और गड्ढे को क्या कर दिया जाता था? उसे बालू से या ढक दिया जाता था या उसे गड्ढे में डाल दिया जाता था। ये पूर्ण समाधान की पद्धति हो गई। आंशिक समाधान या समाधिकरण बोलते हैं, जिसे समाधान बोलते हैं। आंशिक समाधान में क्या होता था? जैसे एक घर में, एक परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद में उस मृतक के जो शरीर होता है, उस मृतक के शरीर को क्या कर दिया जाता था? फेंक दिया जाता था। फेंकने के बाद में जब जीव जंतु या कोई पक्षी होते थे या कोई मांसाहारी जीव जंतु होते थे, उनके द्वारा खाने के बाद में जो हड्डियां बचती थी, उन हड्डियों को लाकर वापस क्या कर देते भाई? समाधि लगा देते थे। क्या लगा देते थे? वापस है समाधि लगा देते थे। वह आंशिक समाधान में गिना गया। इसके अलावा दाह कर्म, दाह संस्कार का मतलब है क्लेश समाधान। यह भी आज की दुनिया में सबसे जो प्रचलित जो समाधान है वह दाह संस्कार या दाह क्रम है। इसमें क्या होता था कि मानव की मृत्यु के बाद में जो उसका शरीर होता था मृतक का, मृतक के शरीर को जला दिया जाता था। जलाने के बाद में उसकी जो छोटी छोटी हड्डियां बचती थी, उस हड्डियों का क्या कर दिया जाता था? क्लेश समाधान का मतलब है एक कलश में डाल के और उसको भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था। वो प्राचीन व्यवस्था थी। आज हम गाड़ते नहीं है। आजकल की हमारी यह प्रणाली है कि जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार करने के बाद में हम क्या करते हैं? जो हड्डियां होती है उस कलश में शमशान घाट से ले आते हैं और लाने के बाद में करते क्या है? हम तीसरे चौथे दिन उसको मतलब उसकी मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं? गंगा नहाने जाते हैं। मतलब गंगा जी जमा जा रहे हैं भाई, गंगा जी का मैं जा रहा। तो इको भी अवशेष है जो देखो कलेश समाधान के अंदर यह प्रमाण मिलता है कि ये भी ध्यान में रखिए। देखो, ये था अंत्योष्टि क्रिया। इस प्रकार से हड़प्पा के लोग अंत्योष्टि करते थे या समाधान की क्रियाएं करते थे। देखो, ये होता क्या है, हमने इसके बारे में चर्चा भी कर ली। फिर भी देखो, पूर्ण समाधान सबको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। उत्तर दक्षिण का मतलब है सिर और पैर किस दिशा में होते थे, ये भी ध्यान में रखिए। कहीं कहीं अवशेष ऐसे मिले हैं कि जो मृतक का जो शीश होता है वह किस दिशा में होता था? दक्षिणी दिशा में होता था। इस तरह से दक्षिणी दिशा में इस तरह से मृतक को क्या कर दिया जाता था? दक्षिणी दिशा में, दक्षिण में शीश करके सुला दिया जाता था। आजकल सुलाते हैं ना घरों में, तो दक्षिणी दिशा में होता है ना। तो ये प्रमाण कहां से मिले हैं? ये प्रमाण मिले हैं सबके उत्तर से दक्षिण को करने के लिए। ये समाधान मिला है मेरा लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से ऐसे समाधान मिले हैं जिनका शीश किसमें था? दक्षिणी दिशा में था और पैर किस दिशा में था? उत्तर दिशा में समाधान। नोट, हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया था। सबको ताबूज में रखा गया था। ताबूज है ना। इसके अलावा मतलब पहचान की विषय कब्र से की गई है।
अब देखो नोट, लोथल से पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने के भी अवशेष मिले हैं। ये सब क्या थे, कट्टव के रूप में। मतलब एक लोथल से ऐसा भी समाधान मिला है जिसको किस रूप में, पूर्व से पश्चिम में, किसमें, पश्चिम के रूप में भी दफनाया जाता है। अब कुछ कुछ अलग अलग स्थलों से अलग अलग प्रकार के अवशेष मिले। कुछ किस तरह से दफनाते थे, कुछ ज्यादातर तो क्या करते थे, मतलब है दक्षिण या उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया करते थे। मतलब इनका शीश होता था दक्षिण दिशा में और पैर होते थे उत्तर में, ये ध्यान रखिए। अब देखो लोथल से ही युगम छव मिले। युगम का मतलब क्या होता है, जोड़े में स्त्री और पुरुष के भी सब एक साथ मिले, एक साथ मिले हैं। इसका मतलब यह है कि सती प्रथा, कौन सी प्रथा, सती प्रथा। सती प्रथा के अवशेष भी हमें प्राप्त कहां से हुए हैं मित्रों, लोथल से हुए हैं। कहां से, लोथल कहां पे पड़ता है मित्रों, गुजरात में पड़ता है। कहां पे, गुजरात में। और लोथल कौन सी नदी पे है, भोगवा नदी पे। कौन सी नदी पे, भोगवा नदी तट के ऊपर है लोथल शहर। और लोथल से एक ऐसा समाधि मिली है जहां पे युगल समाधान, स्त्री और पुरुष को एक साथ में दफनाया जाता था। इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग मतलब सती प्रथा भी जानते थे, सती प्रथा से परिचित थे, प्रथाएं भी प्रचलित थी। सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान मिला है जिसे बोलते हैं R37, क्या बोलते हैं जिसे, R37 बोलते हैं, तो वह कहां से मिला, R37 हड़प्पा से मिला। कहां से मिला है, हड़प्पा से। ये भी हमें ध्यान में रखना। R37 एक स्थल का नाम है जहां से एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है, जो कहां पे है, हड़प्पा में। कहां पे है, हड़प्पा में है। और सबसे ज्यादा नर कंकाल पूछे, सबसे ज्यादा नर कंकाल कहां से मिले हैं मित्रों, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले। इसीलिए इसको, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मुर्दों का टिल्ला कहा जाता है। सबसे ज्यादा नर कंकाल मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इन समाधान में, अंतोष्टि में R37 जो कब्रिस्तान है वह हड़प्पा से मिले हैं। एच नाम का जो कब्रिस्तान है वह भी हड़प्पा से मिले हैं। इसके अलावा जो लोथल से जो मिला है, पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने के अवशेष मिले हैं और उत्तर से दक्षिण में दफनाने के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लोथल से एक स्त्री को मतलब पुरुष के साथ में दफनाया जाता था, यह भी एक अवशेष ऐसा मिला है। और देखिए मित्रों, एक रोपड़ आता है, इसको नोट कर लीजिए। रोपड़, रोपड़ वर्तमान में पड़ता है पंजाब में। कहां पे पड़ता है, पंजाब में। यह है सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे रोपड़ शहर है पंजाब में। इस रोपड़ शहर में एक ऐसा समाधान समाधि स्थल मिला है जहां पे मालिक के साथ, जो मालिक होता था, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, दफनाया गया है। इसका ये हमें प्रमाण मिलता है, इसे हम ये पता या ये अनुमान लगा सकते हैं कि मालिक का जो प्रिय कुत्ता था, उस कुत्ते को भी इस मालिक के साथ में क्या कर दिया गया था भाई, दाह संस्कार, मतलब है इसके साथ ही दफना दिया गया था। ये कहां से मिलता है, रोपड़ से मिलता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वह रोपड़ है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है, जहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। इसके अलावा युगल समाधान मिले है। कहां से मिले भाई, 3 युगल समाधान मिले। कितने मिले भाई,
3 युगल समाधान मिले लोथल से। कितने? 3 युगल समाधान। इसका मतलब है सती प्रथा भी प्रचलित थी। क्या थी भाई? सती प्रथा। ये भी ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आंशिक समाधान। पूर्ण समाधान हमने देख लिया। पूर्ण समाधान में एक मनुष्य को मृतक शरीर को इसके बाद में पूर्ण रूप से उसकी समाधि स्थल दे दी जाती थी। पूर्ण समाधान। देखो, शव को पशु पक्षियों के द्वारा खाने के बाद में जो अवशेष होते थे, जो हड्डियां होती थी, उसको दफनाया जाता था। इसलिए ये आंशिक समाधान है। कलेश समाधान, दाह संस्कार बचने के बाद में जो अवशेष होते थे, उस या कलश को या मंजूषा में या कलश को, कलश में बर्तन में रखकर उसको क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। ये दाह संस्कार होता था। अब हड़प्पा सभ्यता की चिकित्सा और विज्ञान क्या होता है? चिकित्सा और विज्ञान पद्धति कैसी होती थी? देखो, हड़प्पा में जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल, रस सेवन करते थे और हिरणों के सींग के चूर्ण को बनाया जाता था। मतलब किसके? हिरणों का जो सींग होते हैं, हिरण होते हैं, और हिरणों के साक्ष्य आपको पता है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली है, उस मुद्रा में, जिसे हम आदि शिव भी कहते हैं, उस मुद्रा जो पैर है, उस मुद्रा में एक मतलब योगी बैठा है। उस योगी में पैरों के नीचे क्या है? 2 हिरण है। इसका मतलब हिरण से परिचित है। हिरण के सींगों का क्या बनाते थे? चूर्ण। देखो, है ना? देखो, मुद्र के फैन मतलब झांग बोलते हैं, जिसे औषधि बनाई जाती थी, और शिलाजीत भी पाई जाती थी। आजकल भी शिलाजीत आती है ना, जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ताकत के लिए। तो शिलाजीत भी, देखो इस तरह से ये सब चीजों से जानते थे। देखो, बर्तन किस प्रकार के थे, इनका आंशिक समाधान किस प्रकार होता था, और कलश में डाल के, और जो अवशेष होते थे, जो हड्डियां होती थी, बचे हुए अवशेषों को इस प्रकार क्या कर देते थे? दाह संस्कार में डाल देते थे। इसके अलावा विज्ञान की पद्धति में एक कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें नोट नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है, फिर मित्रों लिख लिए कालीबंगा। हम चिकित्सा के क्षेत्र में हमने ये पढ़ा था कि लोग क्या चिकित्सक भी होते थे। चिकित्सा में कालीबंगा से एक ऐसा अवशेष मिला है। एक क्या मिली है? नर की खोपड़ी मिली है। मतलब एक बच्चे की क्या मिली है? खोपड़ी। अब इस खोपड़ी में कितने छेद है मित्रों? 6 छेद है। कितने? 6 छिद्र मिले। अब 6 छेद हैं, 6 छिद्र का अवशेष मिलने के कारण यह पुरातात्विकवेताओं ने अनुमान लगाया गया कि यह लोग शल्य चिकित्सा भी जानते थे। क्या जानते थे? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा भी परिचित थे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से मिले एक बच्चे की खोपड़ी में कितने छेद है? 6 छेद है, जिसे अनुमान लगाया गया कि ये शल्य चिकित्सा भी जानते थे। और शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे भाई? सुश्रुत। कौन है भाई? सुश्रुत है। ये भी ध्यान में रखिए। तो ये था मतलब हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र। क्या था? चिकित्सा विज्ञान। सामाजिक जीवन में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन पढ़ा था, इनमें हमने लगभग सारी चीज पढ़ लिया। अंतुष्टि, भोजन, खान पान, रहन सहन किस प्रकार का था, और प्रौद्योगिकी किस प्रकार की थी, और समाधान में किस प्रकार के सामाजिक जीवन और विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में वो क्या क्या जानते थे। अब देखो, ये है आज का हमारा सामाजिक जीवन। हमने पहले वीडियो में तो ये देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण किस प्रकार हुआ, इनके निर्माता कौन थे, नामकरण क्या होता था, इसका विस्तार कैसे था। दूसरे वीडियो में इसका हमने क्या पढ़ा था? नगर नियोजन और वास्तुकला पढ़ी थी। और तीसरा जो वीडियो हमने ये पढ़ा था, ये इसकी जो थ्योरी की क्लास पढ़ी थी,
इसने हमें सामाजिक जीवन में, अब देखो सामाजिक जीवन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वापस दोहरा लेते फटाफट। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखो सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, मनोरंजन के साधन हो गए, प्रौद्योगिकी और मृतक कर्म और चिकित्सा विज्ञान, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक संगठन था वह कितने भागों में था, 4 भागों में। ये 4 भाग किसने बताए थे, गार्डन चाइल्ड ने बताए थे। किसने बताए थे, गार्डन चाइल्ड ने ये बताए थे कि जो समाज था वह मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में। नंबर 1 था वह शिक्षित वर्ग था। कौन सा था, अब देखो शिक्षित वर्ग में पुरोहित भी आते थे, इसके अलावा ज्योतिषी भी आते थे, इसके अलावा शिक्षक भी आते थे, चिकित्सा और जादूगर भी आते थे, है ना। दूसरा होता था योद्धा, योद्धा में सैनिक, सैनिकों की पुष्टि कहां से मिलती है कि ये सैनिक रखते थे, योद्धा रखते थे, ये दुर्गों से मिलती है। कहां से, जो दुर्ग निर्माण किया करते थे उन दुर्गों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि यह लोग सैनिक पद्धति भी रखते थे। इसके अलावा व्यापार में बुनकर हो गया, कुम्हार हो गया और सुनार हो गया। इसके अलावा श्रमिक में मछली पकड़ने वाले, टोकरी बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, सभी प्रकार के क्या थे भाई, बुनकर भी इसमें थे, मतलब हाथ का काम करने वाले। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा हमने पढ़ा था भोजन में, ये किस किस प्रकार का भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और शाकाहारी में क्या खाते थे, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, तेल हो गया, मटर हो गया, अनेक प्रकार की सब्जियां भी वह खाते थे। साथ में वह मांसाहारी में किसका मांस खाते थे, मछली का, सुअर का, भेड़ का, बकरी का, घड़ियाल का, कछुए का, इन सभी का मांस भी खाते थे, बकरे का भी मांस खाते थे। ये देखो, अब फलों में क्या खाते थे, खजूर हो गया, अनार हो गया, तरबूज हो गया, नींबू हो गया, नारियल हो गया, आदि फलों का भी चित्रण मुद्राओं पे मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फलों से भी क्या थे, परिचित थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आभूषण और वस्त्रों में आ जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किस किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इन वस्त्रों में देखो, महिलाएं अलग वस्त्र पहनती थी और पुरुष अलग वस्त्र पहनते थे। और सर्दी और गर्मी के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते थे, है ना। जैसे पुरुषों में हो गया धोती हो गया, पगड़ी पगड़ी हो गया, इसके अलावा कुर्ता हो गया, पायजामा हो गया, है। और महिलाओं में घाघरा हो गया और साड़ी भी पहनती थी। इसके अलावा देखो, नोट तनहुदड़ों से प्राप्त एक मूर्ति पर काय मिली है भाई, पगड़ी भी प्राप्त हुई है, जिसे हम यह कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग क्या विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र भी पहनते थे। और हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो स्थल है वो कौन सा है मित्रों, तनहुदड़ो है। कौन सा है मित्रों, तनहुदड़ो। स्त्री और पुरुष दोनों ही अलग अलग प्रकार के आभूषण, सोने के, चांदी के, तांबा के, कांसे के, टिन के और सभी प्रकार के आभूषण होते थे। जो बड़े बड़े व्यापारी या धनी लोग थे वह सोने के आभूषण पहनते थे, अलग अलग प्रकार के आभूषण, हार है, हार हो गया, जैसे बाजूबंद हो गया, बीटी हो गया, इसके अलावा रखड़ी हो गया, कान में बाली हो गया, अंगूठी हो गया, बाजूबंद, हार, धनी लोग, है ना, इस प्रकार के। और जो सामान्य जो लोग थे तांबे और कांसे का भी आभूषण पहनते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट है, ले लो। अब मनोरंजन में क्या क्या आते थे, मनोरंजन में वह मछली पकड़ना जानते थे और इसके अलावा वह क्या करते थे, शिकार करना जानते थे। और मनोरंजन में तरह तरह के खेल होते थे, शतरंज का खेल हो गया। अब खेलों में तारों पे चलने वाले खिलौने खिलौने भी थे। इसके अलावा जानवरों की दौड़ करवाते थे, झुंझुनू थे बजाने वाले, सीटियां भी बजाने वाली थी। ये अनेक प्रकार के मनोरंजन के क्या थे, साधन थे। पत्थर और सीप की गोलियां भी खेलते थे। इसके अलावा खुदाई में पशुओं की मूर्तियां, बेल मिला है ना, बेल की गाड़ियां, दो पहिए वाहन मिले हैं।
तांबे का रथ मिला है ना, ये तो हमने पता कर लिया दायमाबाद में। और नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, दोनों जगह से मिली है ना। जब मोहनजोदड़ो से जो प्रतिमा मिली है वो नर्तकी की मूर्ति है, और जो हड़प्पा से मिली है वह किसकी है, पत्थर की बनी हुई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाचना और गाना भी जानते थे। इसका भी विशेषकर ध्यान में रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्रौद्योगिक में हमने ये पढ़ा था, ये देखो किसका रथ है, ये तांबे का रथ है, ये बैलगाड़ी है, ये मिट्टी से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, कुछ मिट्टी के ऐसे भी, ये तांबे का क्या है, कुत्ता है, ये कांसे का क्या है, भैंसा है। इस प्रकार के क्या बहुत सारे अवशेष मिले। ये कहां से, मुद्राओं से मिले। कहां से मिले मित्रों, मुद्राओं से मिले। मुद्राओं पर जो चित्र अंकित है ना, मुद्राओं पर सबसे ज्यादा जो मुद्राएं मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है सबसे ज्यादा मुद्राएं मित्रों, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखो धातु का निर्माण, ऐसे को मतलब बहुत सारी धातुएं होती थी, मिश्रित धातुओं का निर्माण करते थे। तांबे में चांदी टीन मिलाकर कांसा का निर्माण करते थे। और जो तांबा था, तांबा खेजड़ी झुंझुनू से और हाजरी बाग बिहार से वह तांबा का क्या करते थे, निर्यात करते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले। इसके अलावा अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि संस्कार या मृतक का जो क्रम होता था, मरने के बाद में जो शव था उस शव को किस प्रकार दफनाया जाता था, उसके 3 क्रम बताए हैं। 3 प्रकार से उसको दफनाने का कार्य हमें मिला है। इसका जॉन मॉर्सन ने यह बताया है कि वह 3 प्रकार से इसको दाहक संस्कार के रूप में या अंत्येष्टि के रूप में या शव को गाड़ने के रूप में किया जाता था। पहला पूर्ण समाधान होता था, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा दाहक संस्कार होता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए पूर्ण समाधान में आपको मैंने बता दिया कि मरने के बाद में जो मृतक का जो शरीर होता थे उस मृतक के शरीर को क्या कर दिया जाता था भाई, पूर्ण रूप से भूमि में गाड़ दिया जाता था। पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता था, भूमि में गाड़ दिया जाता था। और जिसे हम पूर्ण समाधान कहते हैं। और पूर्ण समाधान में ऐसे ऐसे अवशेष भी हमें प्राप्त हुआ है कि व्यक्तियों को दक्षिण से उत्तर में दफनाया जाता था, उसका शीश दक्षिण में होता था। ये अवशेष हमें हड़प्पा से मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। लोथल से एक ऐसा भी हमें अवशेष प्राप्त हुआ है जहां से पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने के अवशेष भी मिले हैं। और लोथल से युगल समाधान मिले हैं। कितने, 3 युगल समाधान मिले लोथल से। कितने, 3 युगल समाधान का मतलब है सती प्रथा भी ये लोग जानते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान कहाँ का है, हड़प्पा स्थल का। कहाँ का है, हड़प्पा का है। ये भी ध्यान रखिए R37। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ये देख लिया है कि आंशिक समाधान है। इसका अलावा कलश समाधान है। कलश में रख के या कलश में जो मृतक का शरीर होता था, मृतक के शरीर में जलाने के बाद में जो अवशेष बचते थे उसको एक कलश में रखकर क्या कर दिया जाता था, एक गड्ढे में उसको समाधि दी जाती थी। ये कलश समाधान हो गया। उसके बाद में सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था चिकित्सा। वह चिकित्सा किस प्रकार की करते थे, वह किस प्रकार की औषधियां बनाते थे, औषधियों में किस किस प्रकार के वस्तुओं, किस किस प्रकार के पशु पक्षियों या हिरणों के सींग के चूर्ण भी बनाया जाता था। एक हमने ये भी बता दिया था कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में वह सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा भी, ऑपरेशन करना भी जानते थे। क्या जानते थे, ऑपरेशन करना भी जानते थे। ऐसे साक्ष्य हमें कहां से मिले मित्रों, हड़प्पा से मिले। कहां से मिले है, हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता नहीं, सॉरी हड़प्पा से नहीं है, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा। कहां से है मित्रों, कालीबंगा से मिले है। ये ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मित्रों, हमने आज का जो वीडियो या जो आज का वीडियो देखा है वह सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है। उसका जो सामाजिक जीवन था, वह सामाजिक जीवन किस प्रकार था वह देख लिया हमने।
और पहले वीडियो में हमने देख लिया था इसका निर्माण कार्य, उसका निर्माता कौन थे, इसका नामकरण क्या था, इसका विस्तार क्या था। दूसरे में हमने नगर नियोजन वास्तुकला देख ली, और तीसरे में हमने क्या देख लिया कि इसका सामाजिक जीवन कैसा था। यदि मित्रों ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, और इनको नोटबुक में नोट करते जाइए, अपने नोट्स बना लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो क्या कर दीजिए मित्रों, लाइक भी कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को क्या कर दीजिए मित्रों, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो है हम लाइव क्लास भी आपको देंगे, प्रश्नोत्तरी भी देंगे अलग से, तो आप, ताकि हम जैसे जैसे वीडियो डालेंगे हम आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत प्रभाव से, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।